हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 5। हम लोग लेक्चर 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद डिटेल एनालिसिस एलिमिनेशन टेक्निक के साथ। तो लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 5, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? इसमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर्स नहीं है? डीआरकी एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविंस, ए बैक legislature, provisional autonomy, and all an Indian federation, and all India federation. That is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात कर रहा है, जो फीचर्स नहीं है। ये तो है। उसके बाद फिर बैक कैमरा लेजिस्लेशन, ये भी है। एंड प्रोविजनल ऑटोनॉमी, ये है। डीआरके एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविंस, ये नहीं है। डीआरके एज द सेंटर, डीआरके जो सेंटर में लेकिन प्रोविंस में नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ 1935 को देखते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रत्येक साल इसका एक दो क्वेश्चन तो जरूर आता है इससे। तो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात है। एबॉलिश डीआरके इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविजनल ऑटोनॉमी। इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज फॉलोज। जो फर्स्ट स्टेब्लिश किया था ऑल इंडिया फेडरेशन, जो बोले थे ऑल इंडिया फेडरेशन 1935 के तहत ही स्टेब्लिश हुआ था। एंड इसका पावर डिवाइडेड था सेंटर फेडरलिस्ट थ्री लिस्ट में, जबकि फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट एंड कॉन्करेंट एंड रेस्ट्रिक्टिव पावर जो था वो वाइसराय के अंदर में आता था। रेस्ट्रिक्टिव पावर वाइसराय के अंदर था। फेडरेशन इज नेवर कम इनटू द बिगिन एंड द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। जो प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन ही नहीं किया था फेडरेशन को, इसलिए वो कभी चालू ही नहीं हुआ। डीआरके को अबॉलिश कर दिया था, प्रोविजनल ऑटोनॉमी को एंड प्रोविजनल ऑटोनॉमी दे दिया गया था प्रोविंस को। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को दिस एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ये सोच के इसको इस एक्ट को कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इन प्रोविंस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगा। द गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज ए एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इट प्रोवाइड द इट प्रोवाइडेड टू द एडॉप्टेशन ऑफ डीआरकी एट द सेंटर लेवल पे। डीआरकी लेते आया था। एंड federal subject were divided into the reserve subject and transfer subject. Provision जो एक्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वाज डिड नॉट कम इनटू द ऑपरेशनल एट ऑल। ऑपरेशन में कभी आया ही नहीं, क्योंकि इसको सब हम लोग बैकवर्ड, मतलब कि जितना इंडियन पॉलिटिशियन था सब बैकवर्ड करा था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 को। गवर्नमेंट एक्ट 1935 को सब बैकआउट करा था, इसलिए ये कभी ऑपरेशनल में पूरा इसका लॉ आया ही नहीं। ये बैक रिविजन में जो है सिक्स सिक्स 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में बैकम्युनिज्म को स्टेब्लिश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट इज बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस were made the backroom. The further extended the principle of communal representation को further expand किया जाता है। That is द प्रोविजन सेपरेट इलेक्टोरल पर डिप्रेस क्लास को दे दिया गया था। शेड्यूल क्लास, डिप्रेस क्लास जो शेड्यूल क्लास कहलाता था। एंड ओमेन को भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, ओमेन को भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मंजूरी दे दिया गया था गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत में। एंड लेबर को भी, लेबर वर्कर भी अपना सेपरेट, मतलब सब अपना अपना सेपरेट इलेक्टोरेट, सब अपना अपना उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और उसी को वो मतलब वोमेन अपने वोमेन को वोट देगा, लेबर अपने लेबर को वोट देगा, डिप्रेस क्लास अपने डिप्रेस क्लास को उम्मीदवार को खड़ा करके वोट देगा। ऐसे मतलब कि सब कुछ को तोड़ने का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो किया गया था, इसलिए इसको फुल लागू नहीं किया गया। फुल वो उसके बैकआउट करने लगा इंडियन पॉलिटिशियन, तो फिर इसको फुल लागू नहीं हुआ था। एंड अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गिव द वोटिंग राइट। इसमें 10% को ही, ओनली 10% को ही वोटिंग राइट का एलोकेशन मिला गया था कि आप इसको वोट कर सकते हैं 10%। तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेब्लिश्ड हुआ था। स्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द प्रोविजन इज बाय द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर था। स्टेब्लिश द फेडरल कोर्ट का स्टेब्लिश किया था, सेटअप इन 1937 में सेटअप हुआ था। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
एक्ट ऑफ एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एड्रेस, इसमें हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन आना है, इसलिए इसको मोस्ट रेगुलरली इसको फॉलो कीजिए और मोस्ट रेगुलरली इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको मतलब कि आपके टंग लिप ऑफ टंग में होना चाहिए एक एक वर्ड। तो लेट्स स्टार्ट। The most short-lived of all British constitutional experiment of India was the Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909 और इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें से कौन सबसे छोटा एक्ट है, मतलब कि सबसे कम दिन तक लागू हुआ था? दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909। इसके बाद वो 10 साल के बाद तुरंत वो 1919 आ ही गया था, इसीलिए ये सबसे छोटा एक्ट था। जो शॉर्ट लिव्ड एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट एक्ट 1961 जो था 31 ईयर तक रहा था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो है वो 17 ईयर तक सर्वाइव किया था, एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है 10 ईयर तक सर्वाइव किया था, एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 10 ईयर बस लेस है। ये सब एक वन है 31 ईयर, सेकंड है 17 ईयर, एंड थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो 16 ईयर तक सर्वाइव किया था। और इवन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 क्योंकि वो 10 ईयर तक वहां पे सर्वाइव किया था, इसलिए सबसे छोटा एक्ट है। ये सब ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली आर ट्रू? इसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। देखते हैं फर्स्ट, इट वाज नॉट द बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, इस बार नॉट बेस्ड ऑन सही है। जो एडल्ट वो बोला था 10% पॉपुलेशन ही इसमें वोट कर सकता है, वो हम लोग देखे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो फिर ये फर्स्ट फर्स्ट गलत हो गया। इट रेगुलेटेड रिजल्टेड टू द डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं डायरेक्ट नॉमिनेटेड मेंबर भी आता था। इट वाज द मल्टीपल पार्टी बॉडी, यस। Sorry, it was not based on adult franchise, it was the government constitutional assembly के बारे में बात कर रहा है, कौन सा सही नहीं है। नॉट बेस्ड ऑन it, yes, नॉट नहीं, इट वाज बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि जब आजाद हुआ तो हम लोग सब उसको सब वोट कर सकते थे, वैसा अधिकार हम लोग को मिल चुका था इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत में। तो फिर वो हम लोग इट वाज बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, नॉट नहीं होगा, इसलिए वन वन सही है, दैट इज करेक्ट, वन सही है। तो फिर ये कट गया। सेकंड देखते हैं, इट इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन, रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डायरेक्ट इलेक्शन से और नॉमिनेटेड मेंबर से भी आया हुआ था, इसलिए ये डायरेक्ट इलेक्शन इक्वल नहीं होगा। इट मल्टी पार्टी बॉडी, हाँ मल्टी पार्टी बॉडी था, बहुत सारा पार्टी का निर्माण हो गया था, बहुत सारा पार्टी मिल खड़ा हुआ था। इट 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 वर्क इट वर्कड थ्रू द सेवरल कमिटीज, सही बात है, सेवरल कमिटी मिलकर वर्क किया हुआ था। आंसर इज वन, 1 3 and 4 सी। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कंपोजिशन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इन नवंबर 90 constituted in 1946 and scheme formation was स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के तहत हम लोग पहले भी देखे हुए थे। पार्टी इलेक्टेड बाय द पार्टी नॉमिनेटेड बॉडी, द मेंबर्स वेर indirectly elected by the members of the provisional assembly where themselves were elected by the limited franchises. There, there were many party involved in कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मैनी बहुत सारा पार्टी इन्वॉल्व हो गया था। इट हैज मेनी कम्युनिटी marginal difference work of constitution making. It had many committees to manage the different works of constitution making. Yes, बहुत सारा कमेटी को गठन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, that is true. नेक्स्ट देखते हैं, a good citizen of our a good citizen is one who, कौन सा आदमी जो गुड सिटीजन है? consequences of social obligation, not brotherhood about the any not bothered about anything, या एजुकेटेड पर्सन,
या फिर रिच इन द कल्चर हेरिटेज, जो रीजन कल्चर कौन, जो ये नंबर कॉन्सियस ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन, जो कॉन्सियस होता है सोशल ऑब्लिगेशन वही, दैट इज द पर्सन कॉल्ड द गुड सिटीजन ऑफ अ गुड सिटीजन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन क्या क्या होना चाहिए, दैट इज वर्क फॉर द पब्लिक गुड के लिए काम करें, एक्टिव है पब्लिक मेंबर, एक्टिव मेंबर इन स्टेट स्टेट के फंक्शनिंग में, रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करें, या फिर रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट का रिस्पेक्ट करें, एंड रिस्पेक्ट वॉइस को, रिस्पेक्ट 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 इन्वायरमेंट का रिस्पेक्ट करें, और रिजेक्ट करें वायलेंस को रिजेक्ट करें, वायलेंस को रिजेक्ट करें, और कोऑपरेटिव हो, सबसे कोऑपरेटिव कोऑपरेशन के साथ सबसे डील करे किसी भी मैटर को, दैट इज मतलब सबका अपना ही अच्छा नहीं, सबका अच्छा देखना चाहिए, दैट इज कोऑपरेशन। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी एग्जिट इन इंडिया, गवर्नर इज democracy exist in India, government is run by the elected representation of the people for proper functioning in the of this system. One should cast vote in election. Yes, यही तो मिल गया। Governor exist in India, governor run the elected representation of the people for proper functioning of the system of this system. That is, one should cast vote in election. A number. What is democracy, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, what is democracy, let's talk about democracy. In a democracy, people themselves select and elect a representative of their leader, therefore all adult citizens should be cast their vote in election. Democracy is defined as a government of the people, by the people and for the people. याद आ रहा है प्रेम्बल, प्रेम्बल कुछ याद आ रही है, that is of the people, by the people, for the people. In a democracy political system, people are supreme, people are supreme, and freedom of choice is its core. जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो इस कोर वैल्यू है, मतलब कि आप उसको नहीं ले सकते। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपुल हैव authority to deliberate and decide the legislation, that is direct democracy, or to choose government officials to do so, representative democracy, that is representative democracy. Next question, the members of the constitution assembly elected by the provisional assembly. Yes, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इलेक्टेड हुआ था प्रोविजनल असेंबली से ही, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 4 में, लेक्चर 4 में ये चीज हम लोग डायरेक्टली डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हम लोग देख चुके हैं 1947 नवंबर 1946 में को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और कैबिनेट मिशन के तहत, और फिर वो वन पार्टी सिस्टम, पार्टी नॉमिनेट हुआ था, इसमें पार्टी नॉमिनेटेड बॉडी था, मेंबर वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल असेंबली, ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कि लेक्चर 6, दैट इज लेक्चर 6। लेक्चर 6 में हम लोग प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड डीपीएसपी के बारे में स्टार्ट करेंगे ये लेक्चर। दिस इज ऑल अबाउट पीवाईक्यू, हम लोग पीवाईक्यू का एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, एंड इसी से थोड़ा सा ब्रॉड होके पीवाईक्यू मतलब कि यूपीएससी 2025 में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से थोड़ा सा ब्रॉड डिटेल एनालिसिस, इससे और थोड़ा डेप्थ जाके पूछेगा, हम लोग जितना डेप्थ हो सकता है उतना हम लोग एनालाइज करके निकाल रहे हैं। इसी मतलब कि अगर हम फुल पीवाईक्यू अगर करते हैं तो कंफर्म है कि हम लोग इतना कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हम लोग कट ऑफ से अधिक नंबर फेच कर सकते हैं, मतलब कि 100, 104, 106, अगर अच्छा से आप ये वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अपना ये नंबर का इंक्रीजमेंट अगर आपका रुका हुआ है तो वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।